आज हम लोग क्लास 11 का इतिहास, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ, जिन्होंने आपको पिछले पार्ट में पेज 7 तक पढ़ा दिया था। आज उसके आगे से हम लोग चलेंगे। आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। उमैयद जो है 90 वर्षों तक, अब्बासी और 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे थे। उसके बाद क्या क्या बदलाव हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब आता है उमैयद राज। अब एक साम्राज्य शक्ति बन चुका था। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि शासन कला और सीरियाई सैनिक के वफादारी के बल पर चल रहा था। यानी उमैयद राज अब किसके वफादारी पर चल रहा था? तो सत्ता की वफादारी पर, राजाओं की वफादारी के ऊपर चल रहा था। अब आता है प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुस्त लिपिक भी अब इसमें शामिल होने लगे थे। यह साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था और इस्लाम जो है उमैयद को वैधता प्रदान करता रहा। इस्लाम जो है एकता के लिए अनुरोध करते रहे। विद्रोह के नाम पर इस्लाम को दबाना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब आता है उन्होंने अरबी सामाजिक पहचान बनाई रखी। अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया गया। अब्द अल मलिक ने जो नीति अपनाई थी उसमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया गया और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे, वह रोमन और ईरानी के सिक्कों दिनारियस और द्राखमा की अनुकृतियाँ थी। तो देखो एक वर्ड ये भी आता है कि खिलाफत में किस जगह पे सोना का दिनार चल रहा था, तो खिलाफत में सोना का दिनार और चांदी का दिरहम चलता था। वहीं रोमन में क्या चलता था? तो दिनारियस और द्राखमा, ये सिक्कियों के नाम है, जो हम लोग यहाँ जैसे चलाते हैं नोट सिक्का वगैरह, उसी तरह इसके नाम है। इन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे। यूनानी और पहलवानी भाषा में लेख अंकित होते थे। इन चिन्हों को हटा दिया गया और इन सिक्कों पर अरबी भाषा में लिखा गया था। अब बात करें अब्द अल मलिक की, तो अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामिक पहचान के विकास में एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान दिया। अब आता है डोम ऑफ रॉक क्या है? तो एक बहुत बड़ा पत्थर पर कुछ उन्होंने बनवाया हुआ अनुकृति बनाई थी, जिसका बारे में इसमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर अब्द अल मलिक के द्वारा ही बनाया गया था इसको। और इसी में देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ है, पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की यात्रा को मिराज कहा गया है। मक्का से मदीना को हिजरा कहा गया था और स्वर्ग की यात्रा को मिराज कहा गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली के बारे में। तो इसमें हम लोग देखते हैं बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। दूसरे सिक्के पर दिखाया गया लंबे बालों व दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हैं, उसके हाथ में तलवार है। यानी धीरे धीरे कुछ कुछ बदलाव भी होना शुरू हो गया था। अब्द अल मलिक की सिक्के डालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि तीसरे सिक्के के प्रारूप व वजन के अनुसार कई शताब्दियों तक सिक्के ढाले गए। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला वाला में सिर्फ फोटो बनाया, सेकेंड वाला में आप देख सकते हैं एक आदमी का, राजा का दिखाया गया और लिखा भी गया है कुछ, उसके बाद फिर सिर्फ लिखा गया है। मतलब बदलाव धीरे धीरे होता जा रहा था। और इस सब में लिखा हुआ क्या था? जैसे कि बदला हुआ दिनार जिस पर लिखा हुआ था, इस पर कलीमा गड़ी हुई है, अल्लाह के सिवा कोई अन्य खुदा नहीं है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर किसको माना गया? अल्लाह को माना गया। ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 9 पे है अब्बासी क्रांति। अब आता है इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है पेज नंबर 9 में। तो अब्बासी क्रांति में क्या कह रहा है? मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। दवा नामक, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, उमैयद वंश को किसने उखाड़ फेंका? तो दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने। और 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के ही थे। मतलब कि उमैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया? अब्बासी वंश। ठीक है, उमैयद के बाद आ गया अब्बासी वंश। अब्बासियों ने उमैयद शासन को दुष्ट बताया और वे कहा कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। और इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और संस्कृति में भी काफ़ी बदलाव आ गए। अब आता है अब्बासियों का विद्रोह। खुरासन के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, जहां पर दमिश्क से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। तो अब्बासियों का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? खुरासन से। खुरासन क्या है? तो पूर्वी ईरान,
ईरान नाम का एक देश है ना, बस उसी जगह से इन लोग का विद्रोह शुरू हुआ था। और वहाँ कितना दिन में पहुंचा जा सकता था? तो 20 दिन में पहुंचा जा सकता था, ध्यान रखिएगा। इसको दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वो पूछा जाता है खुरासन कितने दिन में पहुंचा जा सकता था, तो खुरासन दमिश्क से तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। मेनली यही क्वेश्चन पूछता है। और या फिर पूछ देगा कभी अब्बासियों का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो खुरासन से शुरू हुआ। दो क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खुरासन में अरब ईरानियों की मिली जुली आबादी थी जिसे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे। अरब सैनिक कहाँ से आए थे? इराक से आए थे। वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासन के अरब नागरिक उमैयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि उन्होंने करों में रियायत और विशेषाधिकार देने के जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए। बोला था कर में रियायत मिल जाएगा, आपको कम पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहाँ तक ईरानी मवालियों का संबंध है, उन्होंने अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का स्वीकार करना पड़ा। वे उमैयदों को बाहर निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पर आता है, अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे। तो इतना लंबा नहीं लिखना है आपको, बस इतना याद रखना है पैगंबर के चाचा का नाम क्या था। तो पैगंबर के चाचा का नाम क्या था? अब्बास। विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन कर दिया, यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का कोई मसीहा उन्हें उमैयदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। देखो बात क्या कर रहा था ये लोग, अब्बासियों ने क्या कहा कि भैया हम पैगंबर का परिवार हैं, हम क्या है पैगंबर का परिवार हैं, और उमैयद के शासन में जो तुम लोग को इतना दुख तकलीफ हो रहा है, इतना कर देना पड़ता है राजा को, इस सब से बचना पड़ेगा, टेंशन मत लो। उसकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अब्बू मुस्लिम ने किया। ईरानी गुलाम अब्बुल मुस्लिम ने किया, जिन्होंने उमैयद खलीफा मारवान को नदी पर हुई लड़ाई में हराया। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसको ऐसे टिक लगा देते हैं, अब्बासियों का चाचा, नहीं, अब्बासियों की सेना का नेतृत्व। ये देख लीजिए अलग कलर है तो आपको उसी अनुसार लिखना है। अब्बासियों की सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अब्बू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को नदी की लड़ाई में हराया। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बन जाएगा। अंतिम उमैयद खलीफा का नाम बताएं, तो मारवान। अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को किसने हराया? तो अब्बू मुस्लिम ने हराया। अब्बू मुस्लिम कौन था? तो ईरानी गुलाम था। अब्बू मुस्लिम ने किसकी सेना का नेतृत्व किया? तो अब्बासियों की सेना का नेतृत्व किया। बात समझ में आ रहा है? स्टार बना के क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि क्वेश्चन बनवाएंगे तो कितना क्वेश्चन बनवाएंगे, बहुत हो जाएगा। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया, अब्बासियों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? इसका कलर बदल देते हैं। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की। कहाँ स्थापित की? बगदाद। इराक और खुरासन, इराक और बगदाद भी एक जगह का नाम है, ठीक है। इराक और खुरासन की अपेक्षा अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत का धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की ज़रूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने उमैयदों के शानदार शाही वास्तुकला और राजदरबार के व्यापक समारोह की परंपरा को बराबर कायम भी रखा। शासन को इस बात पर पहले जो गर्व था, उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से लाना पड़ा, मतलब राजा का शासन। अब आता है खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। अब्बासी राज क्या हुआ? 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गया, क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। इसका एक कारण यह भी था, सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। तो अगर पूछा जाए अब्बासी राज कमज़ोर कब हो गया, तो 9वीं शताब्दी में अब्बासी राज कमज़ोर हो गया।
कारण क्या बताया, बगदाद पर नियंत्रण कम हो गया। दूसरा कारण क्या बताया, सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक। अब मान लेते हैं हम राजा हैं, मेरे पक्ष में दो एगो अरब समर्थक है, एगो ईरान समर्थक है। अब ये लोग दोनों आपस में लड़ने लगे तो मेरा बात क्या सुनेगा, ये लोग दोनों अपने में लड़ कट के मर जाएगा तो मेरा पावर तो कम हो जाएगा ना। बात समझ में आ गया। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अब देखो राजा का ही बेटा था दोनों का समर्थक के बीच में युद्ध शुरू हो गया, जिससे गुटबंदी गहरी हो गई और तुर्की अधिकारियों मामूलक का एक नया गुट बन गया और सियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। मतलब बदलाव काफ़ी कुछ हो रहा था। तो अगर पूछा जाए अमीन और मामूल के समर्थकों के बीच युद्ध कब शुरू हुआ, तो 810 में। अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध किसको कहा जाता है, घर के अंदर का युद्ध गृह युद्ध कहलाता है। लेकिन तुम लोग दोनों का घर में लड़ाई होगा तब नहीं, मतलब कोई दो बड़ा गुट में लड़ाई हो, दो राजा में लड़ाई हो जाए तब। आप जैसे अभी आप लोग जानते हैं बीजेपी पार्टी का मेन नेता कौन है, बीजेपी पार्टी का मुख्य नेता कौन है, नरेंद्र मोदी। अब अगर मान लेते हैं नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, तुम्हारा अमित शाह, ये सब मेन नेता में आता है। अब अगर अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी और इस सब में लड़ाई हो जाए तो उसको गृह युद्ध की स्थिति बोली जाएगी, पार्टी तुरंत टूट करके बिखर जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रमुख नेता में लड़ाई हो रहा है। पानी वहां रखा हुआ है। सियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासन, अब देखो छोटा छोटा राजवंश भी उत्पन्न होने लगा। खुरासन और ट्रांसोकियाना यानी तुरान अथवा ऑक्सस के पार वाले इलाके में ताहिरी और शमानी वंश, और मिस्र तथा सीरिया में तुलनी वंश। अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक गिरा गई। अब देखो अब्बासी लोग जब आपस में लड़ने लगेगा तो नॉर्मल सा बात है, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य होगा क्या, छोटा हो जाएगा। सन 945 में वह भी छिन गया जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र डेलाम के बुहाई नामक सिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर दिया। अब देखो मतलब बदलाव भी हो रहा है। सन 945 में क्या हुआ, हर जगह छिना गया, पश्चिमी ईरान भी छिना गया और उस पर किसने कब्जा कर लिया, सिया ने कब्जा कर लिया। अब कह रहा है बुआई, अच्छा एक वंश आ रहा है यहाँ सिया वंश। सिया और सुन्नी का मतलब जानते हो, पैगंबर मोहम्मद क्या बेटा वाला वर्ग सुन्नी कहलाया और दामाद वाला वर्ग सिया कहलाया। सीधा सीधी वे में ऐसे समझो, पैगंबर मोहम्मद की एक बेटी थी, ठीक है, उसका बेटी का हस्बैंड का बात जो माना वो लोग को सिया बोले, और जो ओकर बेटा की बात माना पैगंबर मोहम्मद के बेटी का मान वो लोग सुन्नी कहलाया। और ये लोग दोनों में लड़ाई हो गया था, ठीक है, इसलिए दोनों अपना अपना वंश से बांटी है, एगो सिया एगो सुन्नी। बुआई शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह, शहंशाह का मतलब क्या होता है, राजाओं का राजा, शहंशाह का मतलब राजाओं का राजा भी शामिल था, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य सिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। अब फातिमा का संबंध सिया संप्रदाय से, फातिमा का संबंध सिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था, और उनका दावा था कि वे पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, पैगंबर की बेटी का नाम क्या था, फातिमा, पैगंबर की बेटी का नाम फातिमा था, इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्यायसंगत शासक हैं। उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना की। देखो यहाँ पर एक नाम आ रहा है फातिमी, फातिमी अलग है, फातिमा अलग है, ये आप ध्यान रखिएगा। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया। तो अगर पूछा जाए मिस्र की राजधानी क्या हो गई, काहिरा हो गई। जिसकी स्थापना मंगल ग्रह के उदय होने के दिन की गई थी। आप देखो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, एक वर्ड और आ गया आपका, तो मंगल ग्रह को मिरिक, जिसे अल काहिर भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है,
अल काहिर के उदय होने के दिन की गई थी। ये दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासकों और कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। सन 950 से 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी संस्कृति की एकल भाषा अरबी से नहीं बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग रखा गया। इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। इस एकता के निर्माण में मतलब काफ़ी बदलाव भी किया जा रहा था। ये सब आप पढ़ लीजिएगा खुद से। अब देखिए मुसलमानों की जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ेगी नहीं घटेगी? बढ़ेगी रे, घटेगी कैसे? देखो नॉर्मल सा बात है भाई, बहुत सारा लोग इस्लाम धर्म को अपना रहा था। या आप अपने भी देखिए, आपके दादाजी का कम से कम 5 बेटा, वो 5 गो का फिर 2-3 गो, अब फिर 2-3 गो का फिर तुम्हारे दीदी लोग का 1-2 गो बेटा बेटी हो जाएगा। गिन लो कितना हो गया, पूरा गंवा छाप लोगे। तो आबादी क्या होता है, बढ़ता है, घटता है क्या कभी? नहीं। एक बार हालांकि 1921 ईस्वी में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई, 1921 में, जिसको जनसंख्या का विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। आप लोग अर्थशास्त्र में पढ़िएगा। खैर जनसंख्या बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आता है 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों, अरल सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक के खानाबदोश कबायली लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। वे कुशल सवार और योद्धा थे। वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुहाई प्रशासनों में शामिल हो गए। अपनी वफादारी तथा सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए और गजनी सल्तनत की स्थापना अल्तगीन के द्वारा 961 में की गई थी। देखिए एक वर्ड आया कि एसएससी का एग्जाम में पूछा है, गजनी सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अल्तगीन के द्वारा की गई। कब की गई? 961 में की गई। और इसको मजबूत किसने किया? तो महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसको मजबूत किया था। 12th क्लास में आप इसका पूरा डिटेल पढ़िएगा। अब आता है बुहाइयों की तरह गजनवी भी क्या था? एक सैनिक वंश था जिसके पास तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना थी। मासूद का एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था, लेकिन उसकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासन और अफगानिस्तान था। मतलब काफ़ी कुछ के बारे में वर्णन किया गया है। उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे बल्कि वैधता का स्रोत थे। महमूद इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है। अब देखो एक वर्ड आया, महमूद किसका बेटा था? तो एक गुलाम का बेटा था, लेकिन उसके बावजूद ये जो है बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था अपना, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी का नाम गजनी रखा था। वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा सिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी धड़े के रूप में गजनवी को, जो सुन्नी था, अब देखिए एक वर्ड और है, महमूद गजनवी क्या था? गुलाम का बेटा था, और क्या था? जो सुन्नी था, ये भी ध्यान रखिएगा, समर्थन देने के लिए राजी था। अब आता है सल्जुक तुर्क समानियों और कारखानियों की सेनाओं में सैनिक के रूप में तुरान में दाखिल हो गए। उन्होंने बाद में अपने आप को 2 भाइयों तुर्गिल और छागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित कर लिया। ये सब देखिए, सब में पढ़ना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आता है गजनी की महमूद की मृत्यु के बाद की अवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने 1037 में, देखिए सल्जुकों ने क्या किया, 1037 में खुरासन को जीत लिया और निशापुर को अपनी राजधानी बना ली। किसको राजधानी बना ली? निशापुर को। इसके बाद सल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक में किसका शासन था? बुहावियों का शासन था, ध्यान रखिएगा। इराक में किसका शासन था? बुहावियों का शासन था की ओर दिया और 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर दिया। तो सल्जुकों ने क्या किया? 1055 में, देखिए ये टिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कैसे कैसे मैंने टिक लगाया है, कलर आपको मिलाना है, ठीक है, कलर मिला लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। सल्जुकों ने 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर लिया। खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की, और जो एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। दोनों सल्जुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबायली धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन किया। अल्प अरसलन उसका उत्तराधिकारी बना। ये सब देखिए कम इम्पोर्टेंट है, हालांकि पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है? अल्प अरसलन के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया तक हो गया। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।
अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आशीष राज, सारवा से।